हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे। मैं असीम भारद्वाज स्वागत करता हूं आप सभी का इस सेशन के अंदर बच्चे। तो आ जाइए ज़रा, आज की हमारी कक्षा को शुरू करते हैं। और आज बच्चे जो हमारा टॉपिक होगा, जो हमारा विषय होगा, उसको हम बोलेंगे सर कन्फॉर्मेशन। कन्फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। कन्फर्मेशन ऑफ प्रोटीन। कन्फर्मेशन सब जहां भी आ जाए आप समझ जाइएगा बच्चे, 3D संरचना के विषय में बात हो रही है। और किसकी 3D संरचना की बात हो रही बच्चे? प्रोटीन के विषय में। तो प्रोटीन की 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के विषय में हम लोग बात करने वाले हैं। यहाँ पे एक बार की कंसेप्ट मैं अगर आपको डिस्कस करूं कि यहाँ पर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे बच्चे। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट जो कंसेप्ट होगा हमारा इसके अंतर्गत, वो होगा सर एक रामचंद्रन प्लॉट। रामचंद्रन प्लॉट आप सबने नाम सुना होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है सर, यहाँ से क्वेश्चन फंसता है एग्जाम के अंदर। दूसरा बच्चे, सेकेंडरी स्ट्रक्चर के विषय में आप लोग चर्चा करेंगे। यहाँ पे सेकेंडरी स्ट्रक्चर, द्वितीयक संरचना के विषय में हमारा डिस्कशन होगा इसमें। तीसरा बच्चे, डोमेन्स जो प्रोटीन के हैं उन डोमेन्स के विषय में। और एक बच्चे फिर आपका मोटिफ एंड फोल्ड्स। ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ में इंटीग्रेट होकर चलेंगी। रामचंद्रन जो कर्व है, वक्र है, वो पढ़ेंगे, द्वितीयक संरचना पढ़ेंगे, डोमेन्स पढ़ेंगे बच्चे, मोटिफ एंड फोल्ड्स। क्या क्या चीजें होती समझोगे अभी आप इन सभी को। ये सारी चीजें पढ़ना का मतलब होता है कन्फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, यानी प्रोटीन की 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर का स्टडी करना, अध्ययन करना। एक एक करके पढ़ेंगे। पहले कन्फर्मेशन कैसे बनती है, वो सारी चीजों पे हम डिस्कशन होगा। फिर हमारा रामचंद्रन प्लॉट मैं आपको दिखाऊंगा बच्चे। ठीक है, ओके सर। देखो भाई, एक बात को आप लोग समझिएगा जरा, यहां से जो चीजें हम पढ़ रहे हैं, प्रोटीन जैसे ही टर्म आपके मस्तिष्क में आए, आपके ब्रेन के अंदर जैसे ही बच्चे ये प्रोटीन शब्द सेट हो, तो आपके मन में ये आ जाना चाहिए कि सर प्रोटीन जो होता है ना, उस प्रोटीन की सामान्यतः हम लोग जो पढ़ते हैं, एक प्राइमरी स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, प्राथमिक संरचना। प्राथमिक संरचना का मतलब होता है सर अमीनो एसिड की एक सीधी सीक्वेंस। अमीनो एसिड को एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक जोड़ दो, एक सीधी जो चेन बन जाती है, ये हमारी प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि जो प्राइमरी चेन थी ना, इसी के अंदर कुछ कुछ फोल्ड आ गए। फोल्ड आ गए, फोल्ड आने का मतलब है बच्चे, इसमें कुछ ना कुछ आपका एंगल्स बनने शुरू हो गए, इसमें मुड़ना शुरू हो गई ये चेन, थोड़ी बहुत मुड़ना शुरू हो गई, बैंड होना शुरू हो गई चेन। थोड़ी सी बैंड कर दो, थोड़ी सी मोड़ दो, अब सीधी चेन की बजाय थोड़ी सी बैंड कर दो, तो बच्चे फिर आपकी सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनती है। टर्शियरी स्ट्रक्चर के अंदर और ज़्यादा बैंड कर दो इसको, तो टर्शियरी तृतीयक संरचना बन जाती है। अगर कई सारी ऐसी अमीनो एसिड की जो चेन है, उन सबको एक साथ लेकर के आप बैंड कर दो बच्चे, तो आपकी क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर बन जाती है। मतलब जितनी सरल संरचना उतना ही छोटा नंबर। प्राइमरी मतलब बिल्कुल सिंपल सी एक चेन, सेकेंडरी थोड़ी सी बेंड कर दो, थोड़ी कॉम्प्लेक्स कर दो, जटिल कर दो, टर्सरी मतलब और ज़्यादा जटिल कर दो, क्वाटर्नरी का मतलब और ज़्यादा बेंड कर दो उसको, और ज़्यादा मोड़ डाल दो उसको। ठीक है, जैसे धागा उलझ जाता है ना, जैसे कई बार धागा, या आपने पतंग उड़ाई होगी, पतंग को हम जिस केबल से बांधते हैं, कई बार वो केबल उलझ जाती है, तो जितनी ज़्यादा उलझाओगे उतनी ही बड़ी संरचना बनेगी। जितना सिंपल सीधी एक धागा है तो प्राइमरी है, धागे को थोड़ा बेंड करो, थोड़े फोल्ड डालो उसमें, सेकेंडरी हो जाएगा, और ज़्यादा फोल्ड डालो, टर्सरी हो जाएगा, और अगर और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करो, आपका क्वाटर्नरी। ये मैं समझा चुका हूँ पहले आपको। अभी हमारा उद्देश्य प्रोटीन पढ़ना नहीं, प्रोटीन की कन्फर्मेशन पढ़ना है। ठीक है, तो सर ये बातें क्यों बताई, क्योंकि इन्हीं बातों के सहारे आप लोग इन कंसेप्टों को पढ़ेंगे जो आज का हमारा विषय है। अब प्रोटीन की 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर कब बनेगी? प्राइमरी प्रोटीन से तो नहीं बनेगी। प्राइमरी प्रोटीन जो जो होता है वो तो एक सीधी सीक्वेंस होती है। कम से कम भी आपको 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनानी है, तो बच्चे आपको फिर सेकेंडरी या टर्शियरी या क्वाटर्नरी ऐसे प्रोटीन चाहिएंगे जो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर वाले हों, तभी तो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनेगी आपकी। तो हम भी यहाँ पे वही डिस्कस करेंगे बच्चे। कन्फर्मेशन क्या मतलब क्या होता है? प्रोटीन की 3D स्ट्रक्चर यानी अमीनो एसिड चेन कैसे फोल्ड होकर
फंक्शनल शेप बनाती है उसकी स्टडी करना। जो हमारे टॉपिक का नाम लिखा हुआ है कन्फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, इसका मतलब क्या बच्चे, आपको क्या पढ़ना है? इसका मतलब आपको पढ़ना है प्रोटीन प्रोटीन की थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर, यानी जो अमीनो एसिड हैं, अमीनो एसिड की जो सीरीज है, जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस किस प्रकार फोल्ड होकर, कुछ एंगल्स पे फोल्ड होकर एक फंक्शनल प्रोटीन बनाती है। मतलब फोल्ड होने के बाद एक प्रोटीन बनता है, उसका कोई ना कोई स्पेशल फंक्शन होगा, एक किस प्रकार एक स्पेशल फंक्शनल बनाती है, इसी की स्टडी करना बच्चे आपका होता है कन्फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन को पढ़ना। प्रोटीन जितनी भी अलग अलग स्ट्रक्चर के अंदर मॉडिफाई होगा, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शियरी, जितनी भी अलग अलग प्रकार की संरचनाओं में आपका ये कन्वर्ट होगा बच्चे, वैसे ही इसके फंक्शन भी चेंज होंगे, एक नई फंक्शनल स्ट्रक्चर बन जाती है। ठीक है, कन्फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन के नाम से जानी जाती है। अब सर कन्फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन में पढ़ना क्या? मैंने कहा ना इसमें पढ़ना आपको, ये सब टॉपिक्स के नाम मैंने पहले ही आपको मेंशन कर दिए थे। पढ़ने वाली चीज़ें ये हैं आपकी। कन्फॉर्मेशन के अंदर जो चीज़ें पढ़ोगे वो आप सभी के सामने नीचे लिखी हुई हैं, एक एक चीज़ को उठा करके एक्सप्लेन करूंगा बच्चे, क्योंकि कन्फॉर्मेशन पढ़ना मतलब इन अलग अलग सब टॉपिक्स में जो जो बातें बताई गई हैं वही पढ़ना आपका इसका मीनिंग होता है। ठीक है, ओके सर। और सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट आता है, जो चीज़ें आपको समझने में सहायता करेगा, वो होगा बच्चे आपका ये रामचंद्रन प्लॉट। फर्स्ट कंसेप्ट होगा, प्रोटीन के विषय में आपने बहुत पढ़ा है। बायोमोलिक्यूल के रूप में आप जब पढ़ते हो तो एज ए बायोमोलिक्यूल इसके बारे में सारे कंसेप्ट आप किस किस एलिमेंट से बना है, कौन से ग्रुप होते हैं, कौन से टाइप होते हैं, 2-3 प्रकार से क्लासिफिकेशन होता है, और प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, सभी का अध्ययन आप लोग पहले ही कर लेते हो। अब मैं स्पेशली फिर प्रोटीन को उठा करके उसकी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस करके आपको कंसेप्ट रेडी करूंगा। और बच्चे एग्जाम के अंदर आप सभी जानते हैं रामचंद्रन प्लॉट वगैरह से बहुत आता है। ये प्लॉट में ग्राफ भी दिखाऊंगा आपको, इन्होंने कैसा ग्राफ बनाया था, और भविष्य में नहीं भूलने वाले हो आप यहाँ से। ठीक है सर, तो शुरू करें बच्चे। सबसे पहले रामचंद्रन प्लॉट क्या चीज़ है सर, किस मुसीबत का नाम है ये? रामचंद्रन प्लॉट या रामचंद्रन वक्र, ठीक है, वक्र बोल सकते हो बच्चे। दो शब्दों का बहुत यूज करूंगा बच्चे मैं, एक फाई और एक साई, एक बार कहीं भी लिख देता हूँ साइड में, दो शब्द कहीं भी लिख देता हूँ। ये सिंबल होता फाई और ये एक सिंबल होता साई। ठीक है, ये दो टर्म्स हैं बच्चे, इन्हीं के ऊपर सारा खेल है आपका। ये दो सिंबल हैं, जैसे हमारे इंग्लिश में अल्फ़ाबेट ABCD होते हैं, वैसे ही कुछ लैंग्वेजेस में ये अल्फ़ाबेट ही हैं उनके, है ना, उनके लैंग्वेज के ही वर्ड्स हैं ये। फाई साई जो हम यूज़ करते हैं, तो वो सिंबल के रूप में यूज़ किए जाते हैं, बट कंसेप्ट बिहाइंड क्या है जानने की शुरुआत करते हैं। भाई ये क्या है? रामचंद्रन प्लॉट एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। रामचंद्रन प्लॉट क्या है सर? एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है बच्चे। किस चीज का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है सर? मतलब ग्राफ के ऊपर, ग्राफ द्वारा एक प्रदर्शन किया गया है, ग्राफ बना के कंसेप्ट को प्रदर्शन किया गया है बच्चों के सामने या जो भी लर्नर्स हैं उनके सामने। किस चीज का? जो कि प्रोटीन बैकबोन के किस चीज का? प्रोटीन के बैकबोन का, प्रोटीन की बैकबोन का प्रदर्शन किया गया है बच्चे। ये प्रोटीन की रीढ़ का, प्रोटीन की रीढ़ मतलब पूरा प्रोटीन, मतलब जिस एक संरचना के बिना नहीं हम मान सकते कि प्रोटीन रह भी सकता है। मतलब प्रोटीन अगर कहीं पे है तो एक उसकी, जैसे हम हैं, अगर हम हैं तो हमारी बैकबोन भी है, हमारी रीढ़ की हड्डी भी है, उसी के साथ सब कुछ जुड़ा हुआ है, उसको हटा दो उठ ही नहीं पाएंगे। प्रोटीन के अंदर भी एक बैकबोन होती है, कुछ एलिमेंटों से बनती है, कुछ केमिकलों से बनती है। किससे बनती है? नाइट्रोजन
किससे बनती, मैं यहीं पर डिटेल हल्की सी दे देता हूं आपको। ये बनती बच्चे, एक नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन, इसके साथ जुड़ा होता है अल्फा कार्बन और इसके साथ जुड़ा हुआ होता है कार्बोनिल कार्बन। ठीक है ना, अल्फा कार्बन और एक कार्बोनिल। ये आपके अल्फा बीटा ये चीजें आप पढ़ चुके हो, पढ़ते पढ़ते यहाँ भी जिक्र आएगा। फिलहाल एक बार बैकबोन पे कंसंट्रेट करो। बैकबोन इन 3 एलिमेंटों से ऐसे बनी होती है, एक कार्बोनिल कार्बन है ना, और एक आपका अल्फा कार्बन और एक नाइट्रोजन। ये आपकी मेन स्ट्रक्चर है जो प्रोटीन के अंदर होती है, बाकी सारी की सारी चीजें इसके अलावा होती हैं। अब बच्चे ये कार्बन की बैकबोन है ना, इसके अंदर फाई और साई, इस बैकबोन में ये जैसे लिख रखा है मैंने, पाई व साई, टॉर्जन एंगल, टॉर्जन, पाई व साई, टॉर्जन एंगल बच्चे, इनके पॉसिबल एंगल जो होते हैं, इन एंगल्स के पॉसिबल व नॉट पॉसिबल कन्फॉर्मेशन, नॉट पॉसिबल कन्फॉर्मेशन को मेरे भाई समझाता है सर। नॉन पॉसिबल कन्फॉर्मेशन को पहचाना, मतलब क्या हुआ सर ये? देखो बात तो जो मेन कोर कंसेप्ट है ना, रामचंद्र प्लॉट क्या है, वो सब कुछ तुम्हारे सामने लिखा है। अभी समझने में आपको बहुत सारा समय लगेगा, बट कोर बात क्या है वो आपके सामने लिखी जा चुकी है। इसी बात को समझने में अब आप टाइम देंगे, पूरा का पूरा जितना देंगे, जितने घंटे का समय लगेगा इसको समझने में लगेगा, बट एक्चुअल में है क्या चीज वो आपके सामने है। मैंने कहा भी रामचंद्र प्लॉट एक ग्राफ है जो कि प्रोटीन की बैकबोन है ना, उसमें एक फाई टॉर्जन एंगल, एक साई टॉर्जन एंगल, ये जो दो एंगल है ना, ये एंगल कितने डिग्री पे घूम सकते हैं, कितने डिग्री पर ये घूम सकते हैं, उसी चीज के मतलब कितना इनका ये एंगल, कितना घूमना इनका पॉसिबल है या कहाँ इनका घूमना पॉसिबल नहीं है, इसी चीज के कन्फर्मेशन को समझाता है, इसी चीज को समझाता है रामचंद्रन प्लॉट। मतलब रामचंद्रन ने ग्राफ बना दिया, ग्राफ में उसने कुछ ऐसे रीजन दिखाए जहां पर बोला भाई ये फाई एंगल, अभी समझाऊंगा ये एंगल क्या है, अभी ये भी समझाऊंगा, पर अभी के लिए समझ लो किसने कहा कि फाई एंगल जो है ना ये कितना हो सकता है और साई एंगल कितना हो सकता है, मतलब कहां तक ये एंगल बन सकता है, मतलब ये एंगल कितने एरिया तक जा सकता है। मतलब प्रोटीन अगर तुम्हारे सामने है, इस प्रोटीन में फाई टॉर्जन एंगल कितना हो सकता है और साई टॉर्जन एंगल कितना हो सकता है और कितना नहीं हो सकता कभी भी, ये बात इसने बताई। भाई जब प्रोटीन बनता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या होते हैं, अमीनो एसिड की सीक्वेंस है। अब यही अमीनो एसिड क्या करते हैं, यही अमीनो एसिड थोड़े से फोल्डिंग करते हैं, फोल्ड करेंगे तो मतलब कुछ एंगल बनेगा, किसी न किसी एंगल से मुड़ेगी ना वो चेन, अमीनो एसिड की सीक्वेंस किसी न किसी एंगल पे मुड़ेगी, बैंड होगी, तो वो बैंड होगी तो दो प्रकार के एंगल बन सकते हैं, एक फाई एंगल एक साई एंगल। अब सर ये कहाँ कहाँ बनते हैं, ये तो बता दो सर, समझ में नहीं आ रहा कहाँ होते हैं। भाई फाई और साई टॉर्जन एंगल जो होते हैं ना, ये आपके बनते हैं इन्हीं जगह पे। एक तो बनता है एंगल आपका नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में, और एक बनता है कार्बन और कार्बन के बीच में। मतलब एक एंगल बनता है नाइट्रोजन और अल्फा कार्बन के बीच, और एक एंगल आपका बनता है अल्फा कार्बन और कार्बोनिल कार्बन। कार्बोनिल कार्बन मतलब कार्बोनिल ग्रुप जिससे जुड़ा हो, ये प्रोटीन के अंतर्गत होती हैं चीजें, पढ़ा है ना आपने प्रोटीन के अंदर COOH भी होता है, अमीनो ग्रुप भी होता है, जिस कार्बन से COOH जुड़ा हो वो कार्बोनिल कार्बन हो गया। और ये अल्फा बीटा वाले डेफिनेशन हम पढ़ चुके, इसको भी समझोगे आगे। तो अल्फा कार्बन और नाइट्रोजन के बीच मान लो ये अमीनो एसिड की सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस में इन दोनों के बीच जो बॉन्ड है, यहां पर क्या टॉर्जन हुआ, कितना बदलाव हुआ, कितना फोल्ड होने के लिए सपोर्ट किया, यानी ये बॉन्ड कितना घूमा, इस बॉन्ड में कितना घुमाव हुआ, ये बॉन्ड थोड़ा घूमेगा तभी तो चैन आपकी लिपटेगी, तभी तो चैन में फोल्ड बनेंगे। भाई रस्सी है तुम्हारे पास, एक रस्सी को बीच से पकड़ के थोड़ी घुमाओ तो भाई क्या होगा, रस्सी टेढ़ी होएगी कि नहीं होएगी,
फोल्ड बनेंगे ना उसमें और घुमाओ जगह जगह से तो पूरी सिमट जाएगी आपकी वो। यही चीज यहाँ पर होती है। अब ये घुमाव दो तरह से हो सकता है, या तो इनके बीच में या इनके बीच में। इनके बीच में होता है ना उस समय उसको हम बोलते हैं, यहाँ पर जितना घुमाव हुआ उसको बोलते हैं फाई टॉर्जन एंगल, और इनके बीच में कितना रोटेशन हुआ, कितना घुमाव हुआ, उसको बोलते हैं साई टॉर्जन एंगल। समझ में आई बात? तो बस ये बैकबोन में ही जो प्रोटीन की मेन रीड है जो एलिमेंटों से बनी है, उसके अंदर अगर इन दोनों के बीच में कोई बैंड हुआ, कोई फोल्डिंग शुरू हुई, फाई बोलते हैं उसको, फाई से मेजर करते हैं। इनके बीच में साई से मेजर करते हैं। मतलब एक प्रकार से ये लगा लो भाई कि प्रोटीन फोल्ड होगा नहीं होगा, कितना होगा, वही दो एंगलों पर डिपेंड करता है। जितने ज्यादा ये बैंड होंगे वैसे ही फोल्डिंग होगी। मतलब आप ये कह सकते हो कि कुल मिलाकर के जो रामचंद्रन प्लॉट है ना, वो ये बताता है कि प्रोटीन चेन किन एंगल पे मुड़ सकती है और किस एंगल पे नहीं मुड़ सकती। बस इनकी पॉसिबल वैल्यू बताता है कितनी कितनी मुड़ सकती है। यानी मैं अगर कंक्लूजन के तौर पे लिखूं तो ये प्लॉट आपको यह बताता है कि जो आपकी प्रोटीन के अमीनो एसिड की सीक्वेंस है, जो प्रोटीन की चेन है, प्रोटीन की चेन, प्रोटीन की चेन किन एंगल्स पर मुड़ सकती है, बेंड हो सकती है, वह किन एंगल्स पर नहीं, वह किन एंगल्स पर नहीं मेरे भाई। ठीक है भाई, किस एंगल पे, किन किन एंगल पे वो प्रोटीन की चेन बेंड हो सकती है और किन किन एंगल पे प्रोटीन की चेन बेंड नहीं हो सकती है प्यारे बच्चों, ये आपको बताता है कौन? रामचंद्रन प्लॉट में ये चीज ड्रॉ करके दिखाई गई है। और बैंड होना ना होना किस पे डिपेंड करेगा? दो यूनिट होती हैं, दो चीजें होती हैं, फाई और साई। फाई मतलब इनके बीच का एंगल के बारे में बात करो, साई मतलब इनके बीच के एंगल के बारे में बात करो। ये बात हो गई, ठीक है। यानी प्रोटीन की फोल्डिंग के आपसे कोई बोल दे कि प्रोटीन की फोल्डिंग की यूनिट क्या है, मतलब प्रोटीन की फोल्ड होगा नहीं होगा किस यूनिट में मेजर करोगे, तो उसको मेजर करने के लिए दो यूनिट होती हैं, फाई और साई। ये फाई यूनिट है, ये साई है, इन्हीं से पता लगता है। ठीक है, ये क्या है बच्चे? ये यूनिट है। बेसिकली आप ऐसा बोल सकते हो, ये यूनिट है किसकी? फोल्डिंग की। फोल्डिंग की। प्रोटीन फोल्ड होगा या नहीं, प्रोटीन फोल्ड होगा या नहीं, प्रोटीन फोल्ड तब होगा जब इनके अंदर इन एंगल्स की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। और इन एंगल्स की क्या क्या वैल्यू हो सकती हैं वो आपको बताता है रामचंद्रन प्लॉट ने आपको ड्रॉ करके दिखाया गया। मैं भी आपको दिखाऊंगा पूरा, बिल्कुल कलरफुल डायग्राम दिखाऊंगा उसका एग्जैक्टली, तब आपको समझ में आएगा सर। चलिए ठीक है भाई, तो फाई और साई एंगल कहाँ बनते हैं, इतना मैं एक्सपेक्टेशन आपसे कर सकता हूँ, उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई है। ठीक है सर, मान गए तुम्हारी बात कि तुम्हें ये बात क्लियर हो गई है। अब थोड़ा सा एक बार डिटेल में मैं ग्राफ दिखाने से पहले एक बार ये फाई और साई के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ डिटेल में। कुछ कुछ बातें इसके बारे में लिख सकता हूँ एग्जाम में कैसे क्या आ सकता है, क्योंकि देखो इमेजिनेशन आपको और बढ़ानी पड़ेगी अब इनके विषय में। इमेजिनेशन जितनी बेटर बढ़ा पाओगे उतना बेटर आप फिर एग्जाम के अंदर परफॉर्म कर पाओगे। सबसे पहली बात है फाई। फाई टॉर्जन एंगल जो होता है, ठीक है, फाई टॉर्जन एंगल के बारे में बात करते हैं, या फाई एंगल। ये मेरे भाई एक प्रकार से कार्बन, सॉरी नाइट्रोजन और अल्फा कार्बन के जो बॉन्ड है ना, उसके चारों ओर होने वाली एक रोटेशन है मेरे भाई। ठीक है, एक रोटेशन होती है। पहले मैं थोड़ा टेक्निकल शब्द में लिखता हूं, फिर मैं अपनी तरफ से जो सिंपल मैंने लैंग्वेज में आपके लिए बनाई है फिर वो लिखूंगा। ये क्या चीज है सर? ये नाइट्रोजन और जो अल्फा कार्बन है इनके बीच का जो बॉन्ड है, जिस जैसे नाइट्रोजन और अल्फा कार्बन का जो बॉन्ड है बच्चे, उस बॉन्ड के चारों ओर, इस बॉन्ड के चारों ओर, इस बॉन्ड के चारों ओर होने वाली रोटेशन, होने वाली जो रोटेशन है, इस बॉन्ड के अलोंग होने वाली रोटेशन है, उस रोटेशन को
पाई टॉर्जन एंगल कहा जाता है, पाई टॉर्जन एंगल कहते हैं। समझे बात सरल शब्दों में कि भी जब अमीनो एसिड चेन में नाइट्रोजन और अल्फा कार्बन के बीच में बॉन्ड घूमता है, मतलब सरल शब्दों में मैंने जो बनाई है वो सुनिए कि अमीनो एसिड की जो सिंपल चेन थी, अमीनो एसिड की चेन में नाइट्रोजन व अल्फा कार्बन के बीच का बॉन्ड घूमता है। अब तुम कहोगे सर बॉन्ड कैसे घूमता है? बॉन्ड घूमता है, ये बॉन्ड अगर घूमेगा, मान लो दो एक तुमने एक तरफ तुमने क्या कर रखा है मेरे भाई, एक प्लास्टिक की चेयर का जो एक पैर है ना उसके साथ में रस्सी बांध दी, इधर एक प्लास्टिक की चेयर उसके रस्सी बांध दी। अब तुमने एक काम करो, तुम जो बीच में उस रस्सी को घुमा लो, ये रस्सी को बॉन्ड मान लो, एक जो जो चेयर है वो कार्बन है, एक जो चेयर है वो नाइट्रोजन है। अब रस्सी को तुम कहीं से एक बीच में रस्सी को बॉन्ड मान लो, उनके बीच में जो रस्सी है उसको तुम थोड़ा घुमाओ, मान लो बॉन्ड घूम रहा है, घुमाओगे तो क्या उनकी जगह बदलेंगी कि नहीं बदलेंगी? रस्सी के अंदर घुमाव आएगा, रोटेशन आएगा, टॉर्जन आएगा, तो सर वो चेयर से अपनी जगह से आगे पीछे साइड वाइड कहीं ना कहीं तो होंगी ना। बस यही काम यहाँ बोला है कि अमीनो एसिड की चेन में नाइट्रोजन और अल्फा कार्बन के बीच का बॉन्ड जब घूमता है, जब बॉन्ड घूमता है मेरे भाई, तो उस समय पे जो एंगल बनता है, उस समय पे घूमता है तो एंगल बनता है, या जिस एंगल पे घूमता है तो उस समय पे मेरे भाई जो एंगल बनता है बस वही आपका फाई है, वही आपका एंगल फाई है। किस एंगल पे घूम सकती मतलब चीजें, कहने की बात यह है, इसको कहा जाएगा फाई। बताइए समझ में आ गई होगी बात यहां तक बच्चे? ये फाई होता है। ऐसे ही साई के अंदर क्या करोगे, अगर साई टॉर्जन एंगल, टॉर्जन मतलब जहां पे घुमेड़ी लगती है, जहां पे घुमाव होता है किसी चीज में, इसलिए टॉर्जन शब्द का यूज किया जाता है। ये लो भाई साई, साई। अब साई में समझ गए होंगे, यहां पर कार्बन और अल्फा कार्बन की बात हो रही है, सॉरी अल्फा कार्बन और कार्बोनिल कार्बन की बात हो रही है। यहाँ पे जैसे नाइट्रोजन और अल्फा कार्बन थे ना, यहाँ पे कार्बन अल्फा कार्बन, और ये आपका मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ कार्बोनिल कार्बन, जो कार्बोनिल ग्रुप से जुड़ा होता है प्रोटीन में, ये आपका कार्बोनिल कार्बन बच्चे है ना। तो इनका जो बॉन्ड है, उस बॉन्ड के चारों तरफ, चारों तरफ होने वाली रोटेशन, होने वाली रोटेशन, होने वाले रोटेशन को हम साई टॉर्जन, साई टॉर्जन एंगल बच्चे कहते हैं। कहते हैं सरल शब्दों में ऐसे ही बोल सकते हो कि अमीनो एसिड की चेन में जब अल्फा कार्बन और कार्बोनिल कार्बन के बीच का जो बॉन्ड घूमता है तो एंगल बनता है, उसी एंगल को कहते हैं साई। बताइए अभी दोनों चीजें क्लियर हुई कि नहीं, क्योंकि ग्राफ में यही चीज लिखी मिलेंगी आपको। ओके सर। जो प्रोटीन की बैकबोन है ना मेरे भाई, एक बात समझें आप लोग कि उसमें 3 बॉन्ड होते हैं। प्रोटीन की, प्रोटीन की बैकबोन में, प्रोटीन की बैकबोन में बच्चे 3 बॉन्ड होते हैं। प्रोटीन की बैकबोन में 3 बॉन्ड होते हैं। ठीक है, प्रोटीन की बैकबोन में 3 बॉन्ड होते हैं मेरे भाई।
कौन कौन से 3 बॉन्ड होते हैं? जो अभी मैंने 3 एलिमेंट आपको बताए हैं नॉर्मली, बॉन्ड कौन कौन से होते हैं सर? एक तो होता है बच्चे नाइट्रोजन और अल्फा कार्बन के बीच में, एक होता है नाइट्रोजन और जो अल्फा कार्बन है इनके बीच में बॉन्ड होता है। दूसरा बच्चे आपका अल्फा कार्बन और कार्बोनिल कार्बन के बीच में, अल्फा कार्बन और कार्बोनिल, और एक तीसरा होता है कार्बोनिल कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में, क्योंकि इधर से चेन फिर से शुरुआत होगी तो इधर नाइट्रोजन के इधर फिर से कार्बोनिल आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के 3 होते हैं। मैंने आपको बैकबोन बनाई थी ना कि नाइट्रोजन है, अल्फा कार्बन है और ये कार्बोनिल कार्बन है। तो बच्चे ऐसी ऐसी बहुत सारी यूनिट होती है। ये यहाँ पर फिर से ये एक दूसरी होगी, तीसरी ऐसी ही होगी, तो इसके साथ भी तो जुड़ाव होगा। तो ऐसे 3 बॉन्ड होते हैं। हमने बात करी नाइट्रोजन और अल्फा कार्बन के बीच में, ये घूम सकता है। ये वाला यहाँ पर जो इनके बीच का बॉन्ड है ये घूम सकता है, रोटेट कर सकता है, कैन रोटेट। मैं सिंपल लिखता हूँ, घूम सकता है। घूमेगा, रिप्रेजेंट किस, इस एंगल को, ये एंगल जो घूमता है उसको किससे शो करते हैं? फाई से। अच्छा, ये इन दोनों के बीच ये भी घूम सकता है सर, ये भी मेरे भाई घूम सकता है। और इसको किससे शो करते हैं? साई से शो करते हैं। याद रखने की बात यह है, जो मैं नहीं आपको बता रहा हूं, कि कार्बन और नाइट्रोजन के बीच जो है ना, यहाँ पे इनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड होता है। शॉर्ट में लिख दूं मैं तो पेप्टाइड बॉन्ड होता है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है बच्चे, पेप्टाइड बॉन्ड होता है। ठीक है, और ये ध्यान रखना बच्चे, कभी भी इसमें रोटेशन नहीं होता। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, कौन सा बॉन्ड नहीं घूम सकता? तो ये घूम नहीं सकता, ये बॉन्ड हमेशा स्टेबल रहेगा, ये बॉन्ड नहीं घूम सकता है आपका। ये तीसरी बात मुझे आपको रिमेंबर करानी थी। अक्सर तीसरी बात का जिक्र नहीं होता और एग्जामिनर ऐसे ही तो पॉइंट ढूंढता है जहाँ पे बच्चों को फंसाया जा सके, है ना, ध्यान रखना। तो इसका मतलब अब एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि बताइए फोल्डिंग कहाँ से होती है? प्रोटीन के अंदर जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है उसमें फोल्ड होएंगे तो सेकेंडरी बनेगी, तो ये फोल्डिंग कहाँ कहाँ से पॉसिबल है? तो मेरे भाई फोल्डिंग आपकी सिर्फ और सिर्फ 2 जगह से संभव है, एक फाई जगह से, एक साई से, है ना। तो प्रोटीन की फोल्डिंग, प्रोटीन इन्हीं 2 जगह से फोल्ड हो सकता है। तो प्रोटीन की फोल्डिंग, फोल्डिंग केवल केवल यहीं से, केवल यहीं से संभव है। ठीक है भाई, तो प्रोटीन की फोल्डिंग जो है यहीं से संभव है, याद रखेगा इस बात को। ठीक है, प्रोटीन की फोल्डिंग जो है बच्चे वो यहीं से संभव है, इस बात को बच्चे एग्जैक्टली क्लियर रखिएगा। ठीक है सर। देखो यार, जब प्रोटीन की चेन जब आगे बढ़ती है, मतलब एक प्रोसीजर को मैं शॉर्ट में लिख दूं, अभी तक जितना भी समझाया मैंने एक प्रोसीजर को पूरा शॉर्ट में एक बार मैं आपको मेंशन करता हूं, समराइज करता हूं चीज को। भाई प्रोटीन की चेन जो है, अमीनो एसिड चेन, ये पूरी आगे तक है मान लो। प्रोटीन की चेन, चेन जब, प्रोटीन की चेन जब आगे बढ़ती है, कि चेन जब आगे बढ़ती है मेरे भाई, मतलब जो पूरी चेन है प्रोटीन की, होगा क्या? उसका पाई एंगल बदलता है, पहली बात, पाई एंगल बदलता है, पाई एंगल बदलता है। दूसरा सर उसका साई एंगल बदलता है, साई एंगल बदलता है। मैंने कहा एक पाई एंगल बदलता है, साई बदलता। जब ये दोनों एंगल बदलेंगे तो चेन क्या होगी? मुड़ेगी। ये दोनों एंगल में चेंज आएगा तो चेन आपकी मुड़ेगी, जो पहले सीधी चेन थी मुड़ेगी। मुड़ने से क्या होगा? फोल्डिंग बनेंगे, उसके अंदर फोल्ड बनेंगे, बहुत सारे फोल्डिंग बनेंगी। फोल्डिंग बनने से इकट्ठी होकर के वो सारी फोल्डिंग और एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बन जाएगी बच्चे, है ना। यही तो होता है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनना, यही तो होता है बच्चे आपका कन्फॉर्मेशन। कन्फॉर्मेशन शब्द सामान्यतः इसी चीज़ के लिए यूज किया जाता है। और यही कन्फॉर्मेशन कैसे हो सकती है, कितनी हो सकती है, कहाँ कहाँ पॉसिबिलिटी है कि ये एंगल कितना बदल सकता है, ये एंगल कितना बदल सकता है, यही चीज़ को ग्राफ के ऊपर आपको दिखाया था रामचंद्रन ने, और वही प्लॉट होता है बच्चे इसका।
जो अक्सर आप अपने एग्जाम्स के लिए कंसेप्ट देखते हो, पढ़ते हो, है ना? ओके सर। अच्छा, प्लॉट तो हम ठीक है सर बना लेंगे यहाँ पे, अभी बनाएंगे, लेकिन बनाने से पहले कुछ बातें और समझनी है। एक थोड़ा सा अपना आईक्यू डेवलप करके कुछ चीज़ें हैं जो आप खुद से आंसर देने की कोशिश करेंगे आप लोग, ठीक है? खुद से आंसर देने की कोशिश करेंगे आप लोग। मतलब मैं कहता हूँ रामचंद्रन प्लॉट क्यों ज़रूरी है? अभी तक जितना आपने मुझसे सुना, वैसे तो ग्राफ समझ के और बेटर क्लियर होगा, लेकिन एक बार थोड़ा-सा अपना दिमाग को एक्टिव करो। अगर मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन कर दिया कि भई रामचंद्रन प्लॉट प्लॉट क्यों ज़रूरी है? रामचंद्रन प्लॉट क्यों ज़रूरी है मेरे भाई? मैं आपसे अगर पूछूं कि रामचंद्रन प्लॉट क्यों ज़रूरी है? बता सकते हो क्या आप लोग? वाई नेसेसरी? मतलब कमेंट करके अपनी तरफ से दो एक बार आंसर। मतलब सिस्टमेटिक में चाहता हूं कि तुम थोड़ा बहुत एग्जाम ओरिएंटेड तकनीकी लैंग्वेज में तुम इसका क्या जवाब दे सकते हो। जरूरी नहीं कि जो मैं बोलूं वही रट के जाना है, अपने शब्दों में कोई भी दे सकते हो, ठीक है? एक तो सबसे सरल आसान जो बच्चा लेवल की बात कह सकते हैं कि सर रामचंद्र प्लॉट हमें इसलिए जरूरी है ताकि हम प्रोटीन की फोल्डिंग को समझ सकें। यानी सर प्रोटीन की फोल्डिंग प्रोटीन की फोल्डिंग को समझने के लिए सर, ठीक है, प्रोटीन की फोल्डिंग को समझने के लिए जरूरी है मेरे भाई। समझे कि नहीं समझे कि प्रोटीन की फोल्डिंग कैसी होगी? ओके सर। दूसरे शब्दों में लिखें तो प्रोटीन की कोई स्ट्रक्चर किसी ने बना रखी है कि ये प्रोटीन फलाना फलाना है, ये प्रोटीन ऐसे बना हुआ है, तो उसकी स्ट्रक्चर वैलिड है कि नहीं, ये भी पता लग सकता है, क्योंकि हमें पता है कि कितना बैंड हो सकता है, उसके हिसाब से स्ट्रक्चर कैसी बन सकती है, तो ये भी पता कर सकते हैं। यानी हम ये बोल सकते हैं प्रोटीन की स्ट्रक्चर, यानी बच्चे संरचना, प्रोटीन स्ट्रक्चर वैलिडेशन के लिए, प्रोटीन स्ट्रक्चर वैलिडेशन के लिए, प्रोटीन की जो स्ट्रक्चर आपके सामने है या हम कोई प्रोग्राम कर रहे हैं, कुछ विजन कर रहे हैं कैसा प्रोटीन बनाना, तो कैसी स्ट्रक्चर पॉसिबल है वैलिडेशन के लिए, ठीक है? और अलाउड और डिसअलाउड कन्फर्मेशन पहचानने के लिए ऐसा लिख सकते हो, अलाउड वर्सेज डिसअलाउड कन्फर्मेशन, कन्फर्मेशन पहचानने के लिए, मतलब जो प्रोटीन की कन्फर्मेशन है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, कैसी स्ट्रक्चर बननी अलाउड है, कैसी स्ट्रक्चर बन ही नहीं सकती है, वो बात पता करने के लिए बच्चे अलाउड मतलब जैसी बन सकती है, डिसअलाउड यानी जैसे नहीं बन सकती। तो प्रोटीन की संरचना के विषय में इस बात को भी कंफर्म किया जा सकता पहले ही हमारा। यानी आप ऐसा कह सकते हो बच्चे कि और जो प्रोटीन का हमने कोई मॉडल बनाया है, कोई प्रोटीन, मान लो भाई कितनी कई प्रकार के प्रोटीन हमारे द्वारा भी निर्माण किए जाते हैं, है ना? आजकल इंजीनियरिंग हो सकती है, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन वगैरह आपने सुना है। तो प्रोटीन का कोई मॉडल हम बना रहे हैं कि जी ये प्रोटीन फलाना फलाना हमारा ऐसा हो सकता है, तो प्रोटीन के अंदर एरर पता कर सकते हैं। भाई आपने कोई नया प्रोटीन बनाने के लिए मॉडल बनाया, किसी भी प्रोटीन के लिए आपने मॉडल बनाया, तो जो प्रोटीन के लिए मॉडल बनाया आपने, उसमें एरर है कि नहीं, ये एरर को भी डिटेक्शन किया जा सकता है, उसमें एरर का पता लगाया जा सकता है। तो देखो मतलब तो सभी बातों का एक ही है, लेकिन मैंने यहाँ पर एक ही बात को 4 तरीके से लिख के दिखाया आपको। एग्जाम के अंदर यही तो करता है, आपने बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में सब कुछ सीख लिया, एग्जामिनर ने इनमें से कोई भी एक लैंग्वेज यूज कर ली, ये वाला फॉर्मेट यूज कर लिया, ये वाला फॉर्मेट, ये वाला, मतलब सबका सेम है, कंक्लूजन वही निकलती है, मेन थीम वही निकलता है हमारे काम के प्रति। अब एग्जामिनर कौन सा यूज कर रहा है वो उसके हाथ की बात है बच्चे, है ना? एग्जामिनर कौन सा यूज कर रहा है वो उसके हाथ की बात है, आपको वो पैटर्न समझना पड़ेगा, तभी आप लोग फिर आगे बढ़ पाओगे, ठीक है सर? अच्छा यार, अब ग्राफ से बनाने से पहले मैं आपको एक बात और समझा देता हूं, ताकि ग्राफ में फिर आपको कुछ समस्या ही ना आए, कि भाई एक टर्म यूज होएगी, एक टर्म का बार बार यूज होएगा, टर्म होगी एटॉमिक क्लास, एटॉमिक क्लास, एक तो ये टर्म है एटॉमिक क्लास, ठीक है?
और इसी के लिए जो थोड़ी टेक्निकल टर्म यूज की जाती है वो होता है स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस, एक ये टर्म आपका यूज की जाती है सेम पर्पज से। ये ऐसे टर्म यूज होते हैं बच्चे, दो टर्म यूज होते हैं, एटॉमिक क्लैश या फिर स्टेरिक हिंड्रेंस। बड़ी ही खास बात है, बड़ी शानदार बात है, ये बहुत बड़ी चीज का रीजन है। अभी मैंने क्या कहा आपको, मतलब ये जो चीज है ना, यही इस बात का निर्णय लेती है, यही इस बात का निर्णय लेती है। किस बात का निर्णय? अभी एक शब्द यूज किया था मैंने, अलाउड, अलाउड और डिसअलाउड। क्या भाई, जो प्रोटीन की फोल्डिंग है ना, वो कितनी अलाउड हो सकती है, या फिर किस लिमिट से ज्यादा प्रोटीन की फोल्डिंग अलाउड नहीं हो सकती। इस बात का जो डिटर्मिनेशन है ना, हम लोग जो कहते हैं कि नहीं भाई प्रोटीन की फोल्डिंग यहां से इतनी, इससे ज्यादा अलाउड नहीं होगी, यानी ये फाई टॉर्जन एंगल या साई टॉर्जन एंगल इससे ज्यादा नहीं हो सकते। ये बात हम किस आधार पर डिसाइड करते हैं? ये डिसाइड करते हैं एटॉमिक क्लैश या स्टेरिक हिंड्रेंस के आधार पे। मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है बच्चे, अलाउड का मतलब क्या होता है? अलाउड का मतलब वो लिमिट है, वो लिमिट है कि जहां तक अगर प्रोटीन की जो चेन है ना उसकी फोल्डिंग होगी, उसकी फोल्डिंग होगी, तो एटम्स जो है ना, वो एटम्स एक दूसरे से इतने दूर दूर होंगे, एक दूसरे से इतनी दूर दूर होंगे कि मेरे भाई वो टकराव नहीं होगा, क्लैश नहीं करेंगे, वो क्लैश नहीं करेंगे एक दूसरे के साथ। तो जहां मतलब वो पॉसिबल लिमिट फाई और साई एंगल्स की, जहां तक अगर प्रोटीन की चेन जितनी अगर उस एंगल तक फोल्ड हो जाए तो एटम क्लैश नहीं करें। तो जहां तक जिस एंगल की जिस वैल्यू तक एटम्स क्लैश नहीं करते उसको बोलते हैं अलाउड, उस रीजन को बोलते हैं अलाउड रीजन या अलाउड लिमिट ऑफ एंगल। और डिसअलाउड का मतलब होता है बच्चे कि ये वो रीजन है, ये उतना एंगल है, ये वो फोल्डिंग है कि मतलब अगर इतना फोल्ड कर दिया तुमने, अगर इतनी लिमिट पे फोल्ड कर दिया तो तुम्हारा क्या होगा, एटम्स आपके क्लैश कर जाएंगे उस प्रोटीन के, प्रोटीन के एटम्स इतने पास पास आ जाएंगे, क्लैश हो जाएंगे। तो जहां पर क्लैश होने का भय है उसको डिसअलाउड रीजन कहते हैं कि नहीं भाई इससे ज्यादा एंगल अब बैंड नहीं होगा, इससे ज्यादा एंगल बैंड हुआ तो एटम क्लैश करेंगे। तो जहां पर एटम क्लैश कर सकते हैं वो डिसअलाउड रीजन, ये अलाउड। तो प्रोटीन कोई भी होगा ना तो हमेशा फाई साई की वैल्यू अलाउड रीजन में ही होती है। और यही बात जो मैंने अभी आप सभी के सामने लिखी हुई है, इसी चीज को रामचंद्रन ने प्लॉट पे दिखाया था आपको, समझ गए बात को? इसी चीज को मेरे भाई प्लॉट पे आपको दिखाया गया था रामचंद्रन के द्वारा, और उसने बताया था कि भाई कहाँ कहाँ तक चीजें अलाउड या डिसअलाउड हो सकती है। बताइए बच्चे, समझ में आई कि नहीं आई बात आप सभी को? उम्मीद करता हूँ क्लियर हुई होगी यहाँ तक की चीजें। तो बच्चे ये आपने आज का लेक्चर देखा, हम अगली क्लास में जो डायग्राम है ना, अब तो जितना हमने समझा बस उसी चीज को प्रेजेंट और करके दिखाऊंगा आपको, लेकिन उसमें समय लगेगा, ऐसा नहीं कि 2-4-5 मिनट में हो जाएगा, आराम से 10-20 मिनट फिर उसको बना करके और इन्हीं चीज़ों को उसको दोबारा उस पर रिपीट करके आपको बताऊंगा। बट कंसेप्ट समझ में आ गया आपको, कोर कंसेप्ट पता लग गया कि रामचंद्रन प्लॉट क्या चीज़ है। मुझे नहीं लगता कि अब उसमें कोई डाउट आपको रहा होगा, अब तो बस एक फॉर्मेलिटी डायग्राम वाली है, लेकिन समय अच्छे समय लेकर के बनाएंगे उसको। कलर डायग्राम भी दिखाऊंगा और मैं अपने हाथ से बना के ही बताऊंगा। और मेरे बनाते बनाते, मैं इसलिए बनाता हूँ, हर चीज़ इसलिए लिख के बताता हूँ ताकि तुम्हारा दिमाग प्रोसेस कर सके उसको और तुम भी बना पाओ। सिर्फ पिक्चर देख करके क्या होता है, बच्चे को लगता है अच्छा जरूर लगता है, लेकिन खुद से बनाना नहीं समझ पाता। दोनों ही काम करके दिखाऊंगा आपको। तो बच्चे ये हमारा सेशन था आज का, यहाँ तक करें। सेशन के अंदर अपनी जानकारी का विस्तार करें। मिलते हैं बच्चे फिर अगले सेशन के अंदर। जय हिंद भाई।